नमस्कार। स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत में एनकाउंटर के बढ़ते मामले। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देश में सरकारें हैं, कोर्ट है और कानून व्यवस्था है। ये सभी संविधान के अनुसार चला करते हैं। देश में सभी नागरिकों के पास कानूनी और मानवीय अधिकार हैं। इन अधिकारों का प्रयोग संविधान और कानून के अनुसार किया जाता है। विधि के शासन के अनुसार भारत में सर्वोच्च शक्ति संविधान में निहित है। विधायिका, कार्यपालिका संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं और इसी तरह आपराधिक जांच के लिए कानून द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में शामिल है। ये मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यहाँ तक कि राज्य भी इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है और इसीलिए ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करे और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार को बनाए रखे, चाहे वे निर्दोष हों या फिर अपराधी। लेकिन फिलहाल देश में एक ट्रेंड बनता जा रहा है और ये ट्रेंड क्या है? देश में बढ़ते एनकाउंटर के मामले। पुलिस द्वारा की गई न्यायोत्तर हत्याएं संविधान का उल्लंघन तो है ही, साथ ही ये लोगों के मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बारीकी से समझेंगे कि आखिर एनकाउंटर क्या होता है और आखिर क्या कारण है कि देश में एनकाउंटर के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि देश में एनकाउंटर से संबंधित क्या नियम है। साथ ही ये भी जानेंगे कि एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रुख क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम जिस एनकाउंटर की बार बार बात कर रहे हैं, चलिए पहले उसको हम जान लेते हैं वो क्या है। एनकाउंटर शब्द किसी पश्चिमी देश से आया शब्द नहीं है, बल्कि इसे भारत में ही गढ़ा गया है। ये पुलिसिया डिक्शनरी से निकला हुआ एक शब्द है। एनकाउंटर का मतलब होता है कि जब पुलिस द्वारा किसी अपराधी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाए। यह एक न्यायोत्तर हत्या होती है। आमतौर पर ऐसा पुलिस द्वारा अपने बचाव में भी किया जा सकता है या फिर कई बार ये पुलिस द्वारा गलत मकसद से भी किया जाता है। न्यायोत्तर हत्या की अगर हम बात करें तो ये न्यायिक कार्यवाही द्वारा किए गए वैध अधिकार के बिना किसी व्यक्ति की जानबूझकर की गई हत्या होती है और इसे ही आमतौर पर हम एनकाउंटर कह देते हैं। भारतीय कानून में ऐसा कोई भी प्रोविजन या कह सकते हैं कोई भी प्रावधान नहीं है जो सीधे अपराधियों के एनकाउंटर की बात करता हो और ना ही भारतीय संविधान में एनकाउंटर से संबंधित कोई प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ स्थितियां हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों को अपराधियों से निपटने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं और ये शक्तियां 2 स्थितियों में दी गई हैं। पहली स्थिति क्या है कि अगर कोई अपराधी कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है तब पुलिस उसे रोकती है। अगर वह नहीं रुक रहा है तो पुलिस उस पर फायरिंग करती है और ऐसे हालात में कभी कभार अपराधी की मौत भी हो जाती है। वहीं दूसरी स्थिति क्या है? यदि अपराधी पुलिस पर हमला करता है तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस फायरिंग करती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फायरिंग करने से पहले पुलिस द्वारा अपराधी को रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर वह फिर भी नहीं रुकता है तब पुलिस द्वारा फायरिंग के विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में जवाबी कार्रवाई में ही पुलिसकर्मी एनकाउंटर जैसा कदम उठाते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संविधान और कोर्ट दोनों ही पुलिस के एनकाउंटर को गलत तो ठहराते ही हैं और इस तरह के कई मामलों में पुलिस वालों को सज़ा भी मिल चुकी है। लेकिन हाल ही के दिनों में एनकाउंटर के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
और विशेषज्ञों का तो ये तक भी कहना है कि आत्मरक्षा, प्रतिरोध और अत्यधिक बल का प्रयोग करने के बीच एक बहुत सी पतली रेखा है और इसीलिए पुलिस मुठभेड़ों को हमेशा आलोचनात्मक नजर से देखा जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश पुलिस के ज्यादतियों के उपयोग को सीमित करते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। पिछले साल लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से तो ये पता चला है कि देश भर में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पुलिस मुठभेड़ों में 82 लोग मारे गए थे और ये आंकड़े वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान बढ़कर 151 हो गए हैं। इसके अलावा साल 2000 से 2017 के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फर्जी मुठभेड़ के 1782 मामले दर्ज किए हैं और इसी तरह 1993 से 2009 के बीच मुठभेड़ों के कम से कम 2560 मामले आयोग के संज्ञान में लाए गए हैं। इनमें से 1224 फेक एनकाउंटर के मामले थे। हालांकि एनकाउंटर के बारे में पुलिस की राय बाकी सभी से बहुत अलग है। पुलिस द्वारा अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक व्याख्या ये है कि हत्या खुद की जान बचाने के लिए या अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करने के लिए जरूरी थी। अब समझिएगा जरा, ऐसे में ये सवाल उठना तो भाई लाजमी है ना कि आखिर निजी बचाव का अधिकार क्या है। असल में इसके बारे में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 96 में ये प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है, लेकिन धारा 99 इसे और स्पष्ट कर देती है कि खुद की रक्षा के लिए दूसरे को आवश्यक से अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। दूसरे शब्दों में बल का प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि खतरा जितना अधिक हो, बल का प्रयोग भी उतना ही होना चाहिए। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यदि पुलिस अधिकारियों को अपनी जान का खतरा हो तभी अपराधी की जान ली जा सकती है या फिर एनकाउंटर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन फिर भी इससे जितना बचा जाए पुलिस को उतना ही बचना चाहिए। अब इसी के साथ एनकाउंटर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, आइए इस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की स्थापित विधि ये है कि आत्मरक्षा का अधिकार केवल अपनी रक्षा करने का अधिकार है, ना कि प्रतिशोध का है। इस तरह ये बदला लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिलहाल यही देखा जा रहा है आजकल तो कि पुलिस द्वारा किए गए ज्यादातर एनकाउंटर थोड़ा बदले की भावना से प्रेरित लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस ओम प्रकाश व अन्य बनाम झारखंड राज्य में कहा, पुलिस अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वे आरोपी को केवल इसलिए मार दें कि वह एक खूंखार अपराधी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, निसंदेह पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा और उन पर मुकदमा भी चलाना होगा, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा अपराधियों को खत्म करना और घटना को एक मुठभेड़ के रूप में पेश करना हमारी आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली द्वारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और ऐसी घटनाएं राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समान है। ये तो रहे चलो एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मत, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। आइए इन निर्देशों पर थोड़ा जरा नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली गाइडलाइन कहती है, जब भी पुलिस को कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो कोई भी एक्शन लेने से पहले पुलिस को इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्रवाई में मारा जाता है तो कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आपराधिक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद घटना की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। घटना की जांच सीआईडी या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन द्वारा की जानी चाहिए और जांच पूर्णतः निष्पक्ष हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। जांच में अपराधी, अपराध और घटना का पूरा विवरण लिखित में होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जांच बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा घटना की पूरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के साथ साझा करना जरूरी है। साथ ही एनकाउंटर के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट पूरे विस्तार से घटना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली स्थानीय कोर्ट के साथ लिखित में साझा की जानी चाहिए।
अगर मान लीजिए मुठभेड़ में अपराधी घायल होता है, जो चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए उसे। इसके अलावा अपराधी की मौत पर उसके परिजनों को सूचित किया जाना चाहिए। एनकाउंटर में हुई मौतों में शामिल पुलिस अधिकारियों को शौर्य पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। गलत या फर्जी मुठभेड़ में दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी तरह मानवाधिकार आयोग ने भी कुछ नियम बनाए हैं, तो चलिए अब उनके नियमों पर भी थोड़ा नजर डाल देते हैं। आइए, सबसे पहले जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर की जानकारी प्राप्त हो, तो वह उसे तुरंत रजिस्टर में दर्ज करे। जैसे ही किसी एनकाउंटर की सूचना मिले और फिर उस पर भी किसी तरह की शंका जाहिर की जाए, तो उसकी गहन जांच करना जरूरी है। साथ ही 48 घंटे के भीतर मानवाधिकार आयोग को प्रारंभिक रिपोर्ट भेजना जरूरी है। इसके अलावा जांच में दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या राज्य की सीआईडी की टीम का भी होना बहुत जरूरी होता है। अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो हर हाल में मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उनका भविष्य अंधकार में न हो। जब भी किसी पुलिस अधिकारी पर किसी तरह के इरादतन हत्या के आरोप लगे, तो इसके खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही घटना में मारे गए लोगों की 3 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट जांच भी होनी चाहिए। अब जरूरी सवाल ये है कि आखिर एनकाउंटर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? तो आइए इन कारणों पर नजर डालते हैं। ऐसे मामलों का सबसे मूल कारण आपको पता है क्या है? न्याय मिलने में देरी और न्यायपालिका में लोगों का घटता विश्वास। असल में कई लोग ये मानते हैं कि अदालत समय पर न्याय प्रदान नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा कई राजनीतिक दल और नेता अपने स्वार्थ की पूर्ति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी उपलब्धि के रूप में एनकाउंटर की संख्या को प्रमुखता देते हैं। वे खुद पुलिस अधिकारियों को एनकाउंटर के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि मुठभेड़ के लिए पुलिस बलों को पुरस्कृत किया जाता है। सरकार मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीमों को पदोन्नति और नगद प्रोत्साहन प्रदान करती है। इससे पुलिस को एनकाउंटर के लिए प्रोत्साहन मिलता है, और अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी समाज में नायक के रूप में उभरकर सामने आते हैं। दरअसल कई लोग ये मानते हैं कि ये पुलिसकर्मी अपराधियों को मारकर समाज की सफाई का काम कर रहे हैं। कई बार उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर हीरो के रूप में पेश किया जाता है। उनके कामों को गौरव के रूप में दिखाया जाता है। इन पर बड़े बड़े बजट की फिल्में भी बनती हैं, और इस सब से भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। इसके अलावा देश में क्राइम रेट भी तेजी से बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं। इस वजह से भी एनकाउंटर बढ़ रहे हैं। कई बार अपराधियों द्वारा भी पुलिसकर्मियों को उकसाया जाता है। साथ ही अपराधियों द्वारा भागने की कोशिश की जाती है या फिर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया जाता है। ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से देश में तेजी से एनकाउंटर के मामले भी बढ़ रहे हैं। मगर असल सवाल ये है कि आखिर एनकाउंटर के मामले को कैसे कम किया जा सकता है, या इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो चलिए अब आखिर में इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। एनकाउंटर में होने वाली मौतों की पुलिस या राजनीतिक दखल से स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। इसका कारण ये है कि ऐसी घटनाओं से विधि के शासन का नियम प्रभावित होता है। ऐसे में ये तय किया जाना जरूरी है कि समाज में एक कानून व्यवस्था है जिसका प्रत्येक प्राधिकरण और जनता द्वारा पालन किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने और उन्हें सभी प्रासंगिक कौशल से युक्त करने के लिए मानक दिशा निर्देशों को निर्धारित करने की जरूरत है, ताकि वे किसी भी स्थिति में प्रभावी ढंग से निपट सके। आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा करने और अपेक्षित पुलिस सुधार किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों पर किसी भी हमले की संभावना को रोकने के लिए अभियुक्तों की उचित हिरासत की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानवाधिकार आयोग ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर जोर दिया है कि वे गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय मानवाधिकारों के एंगल को अपने दिमाग में रखें। सर्वोच्च न्यायालय और एनएचआरसी के दिशा निर्देशों का न्यायिक अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली की खोई हुई विश्वसनीयता और फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह से सुधारों की जरूरत है। मीडिया को गैर न्यायिक हत्याओं को वीर कृत्यों के रूप में पेश करने से भी बचना चाहिए।
यह हमारी आपराधिक व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कम करता है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की है कि राजनीतिक नियंत्रण पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने तक सीमित होना चाहिए कि पुलिस अधिकारी कानून के तहत कार्य कर रहे हैं या नहीं। इतना ही नहीं, इन हत्याओं की जांच के कानूनी प्रावधानों को और अधिक गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। तो आइए अब आखिर में हमेशा की तरह हम एक प्रश्न नोट करेंगे। तो आज का आपका सवाल ये है कि देश में बढ़ते एनकाउंटर के मामलों के पीछे के कारण क्या हैं? इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर प्रकाश डालिए। तो फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।